हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्डवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब बात करेंगे संघ की कार्यपालिका के प्रथम कार्यालय धारक राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। जो प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट जो है उसके बारे में आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। उसके संबंध में हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आपको हमने राष्ट्रपति के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों की जो अवधारणात्मक समझ होनी चाहिए उससे संबंधित कई लेक्चर्स हमने दिए। कई बार हमने ये बात बतलाई कि भारत में संसदीय शासन की व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ना कि अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी कि अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था। और संसदीय शासन की व्यवस्था और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो एक कह सकते हैं फंडामेंटल जो मूलभूत जो अंतर है वो अंतर यह है कि जहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में कार्यपालिका का एक ही प्रधान होता है, वहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत वहां पर कार्यपालिका का प्रधान दो होते हैं। एक नाम मात्र का प्रधान होता है, दूसरा वास्तविक प्रधान होता है। तो जो नाम मात्र का प्रधान है, जो टोकन हेड है, जो सिंबॉलिक हेड है, उस सिंबॉलिक या उसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कह सकते हैं कि वो जो संवैधानिक प्रधान है, कार्यपालिका का जो नाम मात्र का प्रधान है, उसी प्रधान को राष्ट्रपति कहकर पुकारा जाता है। यानी अमेरिका में भी राष्ट्रपति है, भारत में भी राष्ट्रपति है, अमेरिका में भी प्रेसिडेंट है, भारत में भी प्रेसिडेंट है। लेकिन भारत के जो प्रेसिडेंट है उनकी ताकत अमेरिका के राष्ट्रपति जैसी नहीं है। और रीजन यहां पर यह है कि रीजन है कि यहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो अपनाया गया है। और यहां पे संसद जो है वो क्या है कि ताकतवर है, और संसद के सदस्यों में से ही कार्यपालिका के सदस्यों का चयन होता है। और कार्यपालिका के ऐसे सदस्य जो भारत पर शासन करते हैं, वास्तविक शासन करते हैं, वास्तविक रूप से शासन की शक्ति का धारण करते हैं, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और उसमें संसद में विपक्ष के द्वारा पूछे गए प्रत्येक सवालों का जवाब देना उनको पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है। और संसद में जब तक उनका विश्वास मत हासिल है तब तक वो सरकार के रूप में कार्य करते हैं। और इस रूप में 5 साल तक जो है उनका पदावधि, उनका टेन्योर ऑफ ऑफिस जो है वो क्या है कि बना रहता है। तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखना है कि भारत में जो राष्ट्रपति है ना, वो संसदीय शासन की व्यवस्था के अंतर्गत आने की वजह से वो भारतीय कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान है, या फिर आप ये कह सकते हो कि वो जो है नाम मात्र के प्रधान है। हमारे देश में बाबा साहब अंबेडकर ने ये कहा था कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है, जबकि शासनाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो कौन है? मंत्रिपरिषद, जिनका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होता है, और वही शक्तियों का वास्तविक जो है वो क्या है कि उसका प्रयोग जो है करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने आपको बताई थी। तो भारत के राष्ट्रपति के कॉन्टेक्स्ट में हमने आपको बहुत सारी बातें बताई, और बातें जो बताई थी कि आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में अंतर्निहित होगा। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल होते हैं, उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य होंगे इसके संबंध में जानकारी, यानी इलेक्टोरल कॉलेज की जो जानकारी है वो जानकारी आर्टिकल 54 में। जबकि आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 56 में पदावधि, आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के री इलेक्शन की जो मतलब योग्यता है, जो एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में बात की गई है। इसी प्रकार आर्टिकल 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अर्हता के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 59 में कुछ कंडीशंस है राष्ट्रपति के संबंध में, उसके बारे में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की बात की गई है। आर्टिकल 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात की गई है। तो आज के इस क्लास में हम सब राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पे देखिए, सबसे पहली जो बात है, आप सब हेडिंग लिखेंगे, वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग की हमें बात करनी है तो महाभियोग
के बारे में याद रखेगा। महाभियोग को इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहा जाता है, इम्पीचमेंट। ठीक है। राष्ट्रपति की अगर हम बात करें, भारत के जो है संवैधानिक प्रधान है। ठीक है। राष्ट्राध्यक्ष है, हेड ऑफ द नेशन हो गया। ठीक है। इसके बाद कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान हैं, ठीक है। साथ में क्या है, भारत के प्रथम नागरिक हैं, ठीक है। ये सब बात सिंपल सी है, ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है। भारत के प्रथम नागरिक है। रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश इन्हीं के पास है। रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश, सुप्रीम कमांड। ठीक है। सर्वोच्च समादेश, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, सुप्रीम कमांड। सुप्रीम कमांड किसके पास है, राष्ट्रपति के पास अंतर्निहित है। ये आपको समझना है। ठीक है ना। तो भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक हैं। रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति के पास ही अंतर्निहित है। ये भारत के संवैधानिक प्रधान हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, हेड ऑफ द नेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान है। ठीक है। संसदीय शासन की व्यवस्था में इन्हें जो है संसदीय शासन की व्यवस्था में इन्हें वास्तविक शक्ति नहीं है, वास्तविक शक्ति हासिल नहीं है। ठीक है। ये चीज जो है वो क्या है कि एक बेसिक बात है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, अब हम देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग की अगर हम बात करें, महाभियोग, इम्पीचमेंट की बात करें, भारत के संविधान में, यह ध्यान रखिएगा, भारत के संविधान में इसे अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। इसको याद रखिएगा। जैसे हम लोग याद रखते हैं ना कि नीति निदेशक तत्व कहां से लिया गया, आयरलैंड से। मूल कर्तव्य कहां से लिया गया, सोवियत संघ से। ठीक है। इसी प्रकार संविधान संशोधन का प्रावधान कहां से लिया गया, जर्मनी से। इसी प्रकार मौलिक अधिकार से संबंधित जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया, अमेरिका से। भारत में जो है संसदीय शासन की व्यवस्था कहां से लिया गया, ब्रिटेन से। इकहरी नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। तो इस तरह की जो बातें याद रखते हैं, तो एक बात और याद रखिएगा कि भारत में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया कहां से लिया गया, तो वो अमेरिका के संविधान से। लेकिन अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलते हैं, उस महाभियोग का प्रावधान हिंदुस्तान के महाभियोग की प्रक्रिया से भिन्न है। थोड़ा अंतर है, और अंतर यह है, वो क्या अंतर है मैं आपको बताऊंगा। कि जैसे भारत में क्या है कि भारत में जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका में जब भी प्रारंभ होगा वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन से ही प्रारंभ होगा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से ही प्रारंभ होगा और फिर उसके बाद सीनेट में जाएगा। बट हिंदुस्तान में क्या है कि वो लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वहां पर जब कह सकते हैं कि जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से जब सीनेट की ओर जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि उसमें जब राष्ट्रपति पर महाभियोग की
प्रक्रिया चल रही होती है तो वहां के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो वहां के क्या होते हैं, सभापतित्व होते हैं, यानी कि सभापति का रोल अदा करते हैं उस समय जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चल रहा होता है। बट हिंदुस्तान में ऐसी जो है कोई प्रक्रिया, इस तरह की कोई बात जो है वो नहीं की गई है। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये भी समझिएगा कि भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चल सकता है, तो एक ही आधार की बात की गई है, वो संविधान का उल्लंघन। लेकिन संविधान का उल्लंघन है क्या, इस संबंध में कोई स्पष्ट ओपिनियन भारत के संविधान में नहीं दिया गया है। लेकिन अमेरिका के संविधान में स्पष्ट है कि देशद्रोह का आरोप लगा हो, दुराचार का आरोप लगा हो या कोई भयंकर अपराध का आरोप लगा हो, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चल सकता है। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, भले ही हमने अमेरिका के संविधान से बोरो किया, यानी वहां से लिया, लेकिन वहां पर भी हमने अक्षरशः हूबहू अमेरिका के महाभियोग की प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, बल्कि भारत की परिस्थितियों के हिसाब से उसमें हमने कुछ ना कुछ परिवर्तन जो है वो किए हैं। ठीक है, तो यहां पे भारत के संविधान में ये ध्यान रखिएगा, इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, अगर महाभियोग शब्द की हम बात करें तो ये महाभियोग जो शब्द है ना, इंपीचमेंट जो है अंग्रेजी में, ये ओल्ड फ्रेंच वर्ड है, ओल्ड फ्रेंच शब्द इम्पीचियर से लिया गया। और ये इम्पीचियर जो वर्ड है, यह शब्द जो है, ये शब्द लैटिन भाषी शब्द, ठीक है, महाभियोग जो के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त जो शब्द है वो शब्द है इम्पीचमेंट। और इम्पीचमेंट जो है ओल्ड फ्रेंच शब्द इम्पीचियर से निकला है, और इम्पीचियर खुद जो है, खुद वो लैटिन भाषी शब्द इम्पीडियर से निकला है। इम्पीडियर से निकला है, जिसका तात्पर्य होता है, जिसका तात्पर्य जो है, इसका तात्पर्य है पकड़ा जाना, पकड़ा जाना या जाल में फंसाना, पकड़ा जाना या जाल में फंसाना। ठीक है, महाभियोग इम्पीचमेंट भारत के संविधान में इसे अमेरिका से लिया गया है, और यह इम्पीचमेंट जो वर्ड है जो अंग्रेजी में प्रयुक्त होता है महाभियोग के लिए, यह ओल्ड फ्रेंच वर्ड इम्पीचियर से लिया गया है। और जबकि इम्पीचियर खुद जो शब्द है वो शब्द लैटिन भाषी शब्द इम्पीडियर से निकला है, जिसका तात्पर्य है पकड़ा जाना। ठीक है, पकड़ा जाना, इसी को हम आइडिया ऑफ कैचिंग कह सकते हैं। ठीक है, आइडिया ऑफ कैचिंग, और ठीक है, आइडिया ऑफ कैचिंग और एनसेनियरिंग, ठीक है, इसका मतलब आइडिया ऑफ कैचिंग मतलब पकड़ा जाना, और एनसेनियरिंग इसका मतलब है जाल में फंसाना, जाल फैलाना। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जस्ट लाइक राष्ट्रपति को जाल में फंसाया जाता है महाभियोग के माध्यम से, और उसे पद से हटाने के लिए। ठीक है ना, तो यहां पर इम्पीचमेंट जो वर्ड है, ठीक है, फिर से एक बार समझिएगा कि महाभियोग के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द इम्पीचमेंट है, और इम्पीचमेंट वर्ड जो है वो ओल्ड फ्रेंच शब्द इम्पीचियर से निकला है, EMPEECHIER से निकला है, और ये शब्द लैटिन भाषी शब्द इम्पीडियर, IMPEDIER, इम्पीडियर से निकला है, जिसका तात्पर्य होता है पकड़ा जाना या जाल में फंसाना, आइडिया ऑफ कैचिंग और एनसेनियरिंग। ठीक है, एनसेनियरिंग जो है वो हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा महाभियोग की जो बात है ना, उस बात को समझने के पूर्व आप एक और बात समझिएगा कि राष्ट्रपति की पदावधि, जो टेन्योर ऑफ ऑफिसेस है, ठीक है, ये सब बैकग्राउंड पहले समझिए। ठीक है ना, राष्ट्रपति की पदावधि, ये जो टेन्योर ऑफ ऑफिस है,
टेन्योर ऑफ ऑफिस, इसका उल्लेख कहां पर किया गया? अनुच्छेद 56 में इसका उल्लेख है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कहा गया कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, वो कार्यकाल या पदावधि जो है वो कितना है? 5 साल, 5 ईयर्स है, ठीक है। 5 साल जो है राष्ट्रपति की पदावधि है। लेकिन राष्ट्रपति की जो पदावधि 5 साल है, क्या वो 5 साल के पहले राष्ट्रपति का पद किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं हो सकता है? या फिर कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी गुंजाइश या ऐसे जो है अवसर होते हैं जहां राष्ट्रपति का पद 5 साल से पहले भी खत्म हो जाता है। तो सवाल उठता है कि वो कौन कौन से ऐसे, मतलब जो है कह सकते हैं सिचुएशंस है, कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 साल से पहले भी समाप्त हो सकता है। और वो क्या तरीका? वो जो है 4 ऐसे अवसर है, 4 ऐसे पदावधि से पूर्व 4 अवसरों पर 5 वर्ष से पहले कार्यकाल समाप्त हो सकता है। और वो 4 ऐसे अवसर जो है वो कौन कौन से हैं? तो हमने आपको बताया था कि पहला हो जाएगा मृत्यु होने पर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा। तीसरा तरीका हो सकता है कि चुनाव रद्द किए जाने की स्थिति में। और चौथा हो जाएगा महाभियोग चलाकर, महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। तो राष्ट्रपति की पदावधि, टेन्योर ऑफ ऑफिस, सब एकदम आराम से समझिए कि टेन्योर ऑफ ऑफिस जो है अनुच्छेद 56 में उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया कि राष्ट्रपति के पद पर नियुक्ति के तारीख से अगले 5 साल के लिए, ठीक है, अगले 5 साल के लिए राष्ट्रपति 5 साल के लिए कार्यकाल उनका होगा, 5 साल के लिए कार्य करेंगे, ठीक है। लेकिन पदावधि से पूर्व 4 ऐसे अवसर हैं जब राष्ट्रपति का 5 वर्ष से पहले भी कार्यकाल समाप्त हो सकता है। मृत्यु हो जाने पर, दुष्काल मृत्यु हो जाने पर, उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र दिए जाने पर। यहां पर इस बात को समझिएगा कि राष्ट्रपति जो है त्याग पत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है? मुख्य न्यायाधीश, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराते हैं। राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ ग्रहण कराते हैं, यानी कि वाइसी वर्सा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराएंगे, राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ ग्रहण कराएंगे। लेकिन जब त्याग पत्र देने की बात आती है तो राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। और उपराष्ट्रपति तुरंत इसकी खबर किसको देंगे? लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। तो यह सवाल कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति के नाम या संबोधित कर जब उपत्याग पत्र देते हैं तो इसकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत देगा। और क्यों देगा? रीजन यहां पर यह समझिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव भले ही इनडायरेक्ट रूप से होता हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं जनता के द्वारा ही होता है। तो जनता की जो सदन है उस सदन को सबसे पहले जानकारी मिलना चाहिए, यानी लोकसभा के अध्यक्ष को इसलिए तुरंत दे दिया जाता है ताकि पूरा देश जान जाए
कि राष्ट्रपति का त्याग पत्र जो है वो क्या है कि आ चुका है, त्याग पत्र वो दे चुके हैं। ठीक है, तो ये एक लाइन में फिर से समझिएगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र के माध्यम से 5 साल के पूर्व भी वो पद से, निर्धारित जो 5 साल की पदावधि है उससे पहले भी वो पद से हट सकते हैं। और जैसे ही वो त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति तुरंत इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। तीसरी बात कि चुनाव रद्द किए जाने की स्थिति में, अब यहां पे चुनाव रद्द किए जाने की स्थिति के संबंध में भी कुछ बातें समझ लीजिए कि होता क्या है कि जब इलेक्शन होता है और इलेक्शन हो जाने के बाद 1 महीने के भीतर भीतर जो राष्ट्रपति पद के अन्य जो उम्मीदवार थे वो या फिर निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा, ठीक है, अगर किसी तरह की कोई आपत्ति प्रकट की जाती है तो ऐसी स्थिति में यह मामला सीधे जो है वो कहां पे चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जब इस तरह के मामले जाते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का कोई मामला अगर जो है सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के फिर 5 न्यायाधीश की पीठ जो है वो क्या है कि उसकी सुनवाई करते हैं। और अगर किसी कारणवश जो है ये होता है कि नहीं, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो चुनाव जो है वो गलत हुआ है तो राष्ट्रपति के पद के लिए जिनका चुनाव हुआ वो पद फिर खत्म, मतलब उस व्यक्ति को उस पद से हटना पड़ता है। तो इस तरह से भी 5 साल से पहले खत्म हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि 1 महीने के भीतर भीतर इस तरह का कोई आरोप जो है वो लगना चाहिए, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर 1 महीने के भीतर लगता है और उसके बाद किसी समय अगर राष्ट्रपति के चुनाव को रद्द कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए उस समय तक जो भी कार्य कर रहे होते हैं, राष्ट्रपति का वो सारा कार्य जो है वो वैध माना जाता है, उसे वैलिड माना जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात बताया। चौथी बात जो है वो क्या है कि महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने पर, तो महाभियोग का प्रस्ताव पारित होगा तो फिर क्या है, राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। और यही हमारा टॉपिक है, इसी के बारे में बात करनी है। तो कुल मिलाकर आप जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। एक बार फिर से समझिएगा कि राष्ट्रपति की जब बात आती है तो वो भारत के प्रथम नागरिक हैं, वो संवैधानिक प्रधान होते हैं, वो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, ना कि शासनाध्यक्ष होते हैं, और कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान होते हैं। रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश यानी सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति में वेस्टेड होते हैं, यानी राष्ट्रपति में अंतर्निहित होता है। और संसदीय शासन की व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है उन्हें वास्तविक शक्ति हासिल नहीं है। महाभियोग की बात अगर करें तो इम्पीचमेंट जो शब्द है वो शब्द ओल्ड फ्रेंच शब्द इम्पीचियर से निकला है, और इम्पीचियर वर्ड खुद जो है लैटिन भाषी शब्द इम्पीडियर से निकला है, जिसका तात्पर्य होता है पकड़ा जाना या जाल में फंसाना। आइडिया ऑफ कैचिंग और एनसेनियरिंग हो गया, ठीक है। तो ये पकड़ा जाना, जाल में फंसाना एक प्रकार का क्या है, महाभियोग के माध्यम से क्या है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को जाल में फंसाया जाता है, तो इसीलिए एनसेनियरिंग शब्द का प्रयोग किया गया। तो इसके बाद फिर हमने आपको बताया कि राष्ट्रपति की जो पदावधि है, ठीक है, अगर हम राष्ट्रपति की पदावधि की बात करें, अच्छा एक बात और हमने बताया था कि महाभियोग का जो कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में है वो भारत के संविधान में अमेरिका से लिया गया है। और ये हमने आपको बताया कि अमेरिका के संविधान से भले ही महाभियोग की जो अवधारणा है वो अवधारणा ली गई है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत में जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है अमेरिका के संविधान की तुलना में। और वो बदलाव क्या है, जैसे अमेरिका के संविधान में वहां पर जब भी कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की बात आती है तो सबसे पहले वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो जाता है, वो उसके बाद सीनेट में जाता है, और सीनेट में जब जाता है तो वहां पर उस पूरी प्रक्रिया के दौरान महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है जिसमें सदन के 2/3 सदस्यों को अपनी बहुमत से उसे पारित करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उस सभा का सभापतित्व जो है वो कौन करता है, वहां के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा, और फिर जाके जो है 2/3 बहुमत से पारित होता है, तब वहां पे राष्ट्रपति। लेकिन हिंदुस्तान में क्या है ना, हिंदुस्तान में क्या है कि संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव को रखा जा सकता है, ठीक है, रखा जा सकता है। और जिस सदन में रखा गया वहां पे 2/3
बहुमत से पारित होता है तो फिर दूसरे सदन में जाता है, वहां भी पारित होता है, तभी जाकर फिर क्या है कि राष्ट्रपति को ऊपर का जो महाभियोग प्रस्ताव है वो प्रस्ताव को पारित समझा जाता है। तो यहां पर किसी भी सदन में रख सकते हैं, वहां पर पहले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही जो है वहां पर रखा जाएगा, तब सीनेट में। यहां पर किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लेकिन एक समानता जो है वो ये कि 2/3 बहुमत से वहां भी पारित होता है और यहां पर भी पारित होना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो है आपको समझ में बात आ गई। इसके बाद राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 में उल्लेख है, कार्यकाल 5 साल है, लेकिन पदावधि से पूर्व 4 अवसरों पर 5 वर्ष से पहले कार्यकाल समाप्त हो सकता है। मृत्यु होने पर पहली बात, दूसरी बात राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र के द्वारा चुनाव रद्द किए जाने की स्थिति में, और महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। ठीक है, अब यहां पर देखिए महाभियोग ठीक है किस संबंध में उल्लेख। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत में सामान्य तौर पे हम सब क्या समझते हैं, हम सब ये समझते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के अंतर्गत चलाए जाते हैं। तो क्या राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख आर्टिकल 61 में ही किया गया है या फिर कहीं और किया गया है? तो हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे देखिए आर्टिकल 56 में ये कहा गया कि 5 साल है और 5 साल के पहले भी हट सकता है, और उसमें एक तरीका बताया गया महाभियोग, यानी महाभियोग के प्रस्ताव की बात जो है 56 में भी किया गया है और साथ में आर्टिकल 61 में भी किया गया है। लेकिन फर्क यहां पर इतना है कि आर्टिकल 56 में केवल महाभियोग प्रस्ताव की बात की गई है संविधान के अतिक्रमण की स्थिति में, ठीक है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसमें महाभियोग की जो प्रक्रिया है, इसमें महाभियोग की प्रक्रिया की बात नहीं की गई है, इसमें प्रोसीजर की बात नहीं की गई है। आर्टिकल 56 में सिर्फ यह कहा गया कि संविधान के अतिक्रमण की स्थिति में महाभियोग चलने पर और उसका प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति को 5 साल के पहले भी अपने पद से विमुक्त होना पड़ सकता है। लेकिन जब आर्टिकल 61 की बात आती है तो आर्टिकल 61 में यह भी बतलाया गया है कि वहां पर जो है महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या है। तो ध्यान आपको ये रखना है। तो यहां पर जो है आर्टिकल संबंध में उल्लेख, और ये उल्लेख जो है वो क्या है कि वो संविधान में कौन कौन सा आर्टिकल 56 है, अनुच्छेद 56 है, अनुच्छेद 56, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आर्टिकल 61, अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों में महाभियोग की बात की गई है। और ध्यान ये रखिएगा, यहां पर महाभियोग की जो बात है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग की, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है कि इसमें केवल महाभियोग की ही बात की गई है, जबकि आर्टिकल 61 में इसमें महाभियोग की प्रक्रिया की भी बात की गई है। ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो महाभियोग के संबंध में उल्लेख अनुच्छेद 56 हो गया, अनुच्छेद 61 हो गया। इसमें केवल महाभियोग की बात की गई है, और महाभियोग दोनों में महाभियोग की बात की गई, लेकिन इसमें सिर्फ महाभियोग की बात की गई है, उसमें महाभियोग की प्रक्रिया की भी बात की गई है। अब हम लोग को यह समझना है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या है। महाभियोग की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है, सबसे पहली बात, महाभियोग का
प्रस्ताव क्या होगा, संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो। ठीक है, किसी भी सदन में, पहली बात। दूसरी बात, जिस भी सदन में प्रस्ताव रखा जाएगा उसे उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक है, जिस भी सदन में प्रस्ताव रखा जाएगा उसे उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो बात है, ठीक है, 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, यह आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तीसरी बात ध्यान रखिएगा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रपति को इसकी सूचना प्रस्ताव रखे जाने के 14 दिन पूर्व दे दी जानी चाहिए। ठीक है, दे दी जानी चाहिए। तो पहला, महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जाएगा और जिस भी सदन में प्रस्ताव रखा जाएगा उसे उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात कि राष्ट्रपति को इसकी सूचना प्रस्ताव रखे जाने के 14 दिन पूर्व दे दी जानी चाहिए। ठीक है, और इसमें जो है फिर क्या होगा, ये प्रथम सदन में, ठीक है, प्रथम सदन में कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। ठीक है, प्रथम सदन में कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होने पर प्रस्ताव कहां जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे दूसरे सदन में क्या होता है। दूसरे सदन में यहां पर प्रस्ताव के आने पर इसका अन्वेषण, सदन इसका क्या करेगा, अन्वेषण कराएगा, इन्वेस्टिगेट कराएगा, इन्वेस्टिगेट कराएगा, अन्वेषण कराएगा। ठीक है, और अन्वेषण के लिए अगर समिति, किसी समिति के माध्यम से भी कर सकता है, खुद भी कर सकता है। और यहां पर राष्ट्रपति को अपना पक्ष स्वयं या
अपने वकीलों के माध्यम से रख सकता है, ठीक है। ठीक है, लेकिन यहां पे आरोप अगर सिद्ध हो जाता है, ठीक है, आरोप सिद्ध होने पर यहां भी, ठीक है, आरोप सिद्ध होने पर यहां पर भी कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा। और पारित होने पर फिर क्या होगा, फिर राष्ट्रपति को अपने पद से मुक्त होना पड़ेगा। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई। देखिए प्रक्रिया, पूरी बात समझिएगा कि यहां पर हमने आपको बताया, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि महाभियोग के जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है, वो राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के जो प्रावधान है, उस महाभियोग की जो बात है वो कहां पर इसका उल्लेख है, इसका उल्लेख आर्टिकल 56 में भी है और आर्टिकल 61 में भी है। आर्टिकल 57 केवल महाभियोग की ही बात करता है, लेकिन अनुच्छेद 61 में इसमें महाभियोग की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट है, उसके संबंध में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या है, फिर से याद रखिएगा कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि जिस भी सदन में रखा जाएगा, जिस भी सदन में रखा जाएगा, उसका 1/4 सदस्यों के द्वारा वो हस्ताक्षरित होनी चाहिए और राष्ट्रपति को इसकी सूचना प्रस्ताव रखे जाने के 14 दिन 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और 14 दिन पूर्व जो है उसकी सूचना मिल जानी चाहिए। ठीक है, प्रथम सदन में कुल सदस्यों का 2/3 सदन, ठीक है, जिस सदन में, प्रथम सदन का मतलब यहां पे याद रखिएगा कि जिस सदन में भी जो है कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, यहां पे कुल सदस्यों की बात याद रखिएगा कि इसमें क्या है, इसमें जो है निर्वाचित व मनोनीत दोनों होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों सदनों की बात करें, जहां राष्ट्रपति का कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की बात आती है, तो 2/3 बहुमत में वहां पर जो है कुल सदस्य की बात आती है। एक चीज नोटिस आपने किया होगा कि आर्टिकल 54 में जिस इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई और आर्टिकल 54(5) में जिस निर्वाचन की रीति की बात की गई है, उन दोनों तरीकों का अगर आप मूल्यांकन करिए तो दोनों में ये पाएंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित जो सदस्य होते हैं संसद और राज्य विधानसभा के, वही निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। लेकिन जब महाभियोग की बात आती है तो महाभियोग में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य संसद के भाग लेते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा होगा कि इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। पूरी बात समझना है आपको, ठीक है, इसको और आगे क्लियर करेंगे, अभी आप समझ लीजिए। तो ये प्रथम सदन में कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। अब दूसरे सदन में यहां पर प्रस्ताव के आने पर सदन जो है अन्वेषण करेगा, खुद करेगा, या फिर इसके लिए समिति का भी गठन किया जा सकता है। अन्वेषण कराएगा, इन्वेस्टिगेट कराएगा। यहां पर राष्ट्रपति को अपना पक्ष स्वयं या अपने वकीलों के माध्यम से रख सकता है, रखने का उसे अधिकार, ठीक है, राष्ट्रपति रख सकता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आरोप सिद्ध होने पर यहां पर भी कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा और जब पारित होगा तो राष्ट्रपति को अपने पद से मुक्त होना पड़ेगा। राष्ट्रपति का पदावधि यहीं पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या क्या चीजें याद रखनी है। पहली बात जो है, फिर से एक बार समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने आपको बताया कि सबसे पहली बात है कि राष्ट्रपति
पर जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर का उल्लेख आर्टिकल 61 में किया गया है। यद्यपि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो बात है आर्टिकल 56 में भी किया गया है, पहली बात। दूसरी बात कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, उस महाभियोग की प्रक्रिया को संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन जो प्रक्रिया है, जो भी संकल्प है, वो पहले प्रस्ताव के रूप में होना चाहिए, उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए और राष्ट्रपति को प्रस्ताव के रखे जाने के पूर्व 14 दिन पूर्व उन्हें इस बात की सूचना मिल जानी चाहिए। इसके बाद जिस सदन में रखा जाता है उस सदन के कुल सदस्यों का, कुल यानी निर्वाचित मनोनीत दोनों सदस्यों के 2/3 बहुमत से उसे पारित जो है वो करना पड़ेगा, यानी विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। इसके बाद फिर क्या होगा, दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन में क्या होगा, वहां पर जो सदन है, सदन जो है उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, अन्वेषण कराएगा और या फिर समितियों के माध्यम से कराएगा। और यहां पर क्या है, जब उस पर अन्वेषण हो रहा होता है तो भारत के राष्ट्रपति को एक अवसर मिलता है अपना पक्ष रखने का, राष्ट्रपति को जो है अवसर मिलता है। और वहां पर, ठीक है, वहां पर यह ध्यान रखिएगा कि वो खुद या फिर जो है अपने किसी वकील के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है। लेकिन अगर वो पक्ष रखता भी है और वो जो है फिर भी उसके ऊपर जो आरोप है वो आरोप सिद्ध हो जाता है, तो वहां पर फिर आरोप के सिद्ध होने के बाद 2/3 बहुमत से कुल सदस्यों के कुल सदस्य निर्वाचित और मनोनीत सब मिलाकर उसके 2/3 सदस्यों के द्वारा यदि वो पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उसी समय से फिर अपना जो है पद मुक्त करना पड़ता है, अपने को उस पद से हटाना पड़ता है। तो ये है यहां पर जो है प्रक्रिया। दूसरी इंपॉर्टेंट देखिए कि एक बात समझिएगा कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अगर ये महाभियोग की प्रक्रिया यदि यह उच्चतम या उच्च न्यायालय में होता, यदि यह उच्चतम या उच्च न्यायालय में होता तो न्यायिक प्रक्रिया होता, ठीक है, उसको जुडिशियल प्रोसेस कहा जाता, न्यायिक प्रक्रिया कहलाता। लेकिन ये कहां पर है, न्यायिक प्रक्रिया कहलाता, किंतु, ठीक है, किंतु ये अर्ध न्याय प्रक्रिया क्वासी जुडिशियल प्रोसेस, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। और अर्ध न्यायिक जो प्रक्रिया होती है ना, उस अर्ध न्यायिक प्रक्रिया में उस तरह से न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है जिस तरह से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में होता है। वहां पर जैसे सीपीसी, क्रिमिनल कॉमन सिविल कोड, या सॉरी वो जो है, जो कह सकता है कि जो सीपीसी का जो भी धारा है या सीआरपीसी की जो धारा है उसका वहां पे प्रयोग जो है वो होता है। बट यहां पर जो है वो क्या है कि इस तरह की किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं होता है। यहां पर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया आप इस आधार पर कह सकते हो कि महाभियोग एक प्रकार से क्या है कि विधायिका के द्वारा राष्ट्रपति पर चलाया गया मुकदमा है, ठीक है, चलाया गया एक प्रकार का मुकदमा। लेकिन मुकदमा का काम किसका है, मुकदमा चलाने का काम तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय में, लेकिन ये विधायिका कर रही है, इसलिए इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया जो है वो कहा जाता है। तो राष्ट्रपति पर चलाया गया, विधायिका के द्वारा राष्ट्रपति पर चलाया जाने वाला एक प्रकार का मुकदमा है।
एक प्रकार का मुकदमा है। ठीक है, ये आपको जो है ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए एक चीज और देखिएगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हालांकि मैंने बता दिया कि यहां पे देखिए चुनाव जब होता है, ये याद रखना है, चुनाव राष्ट्रपति का तो निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक है, यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। और कौन कौन से निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं यह आपको पता है, संसद के दोनों सदनों के राज्य विधान सभा के, ठीक है, और दिल्ली, पांडिचेरी तथा जम्मू कश्मीर के विधानसभा के, ठीक है, इसमें निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। लेकिन महाभियोग की जब बात आएगी, राष्ट्रपति की जब बात आएगी तो भाग लेते हैं निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। दोनों सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और कौन कौन से निर्वाचित और मनोनीत सदस्य? तो लोकसभा के और राज्यसभा के केवल यही लेते हैं। अंतर समझ में आ गया? ठीक है ना, अंतर आपको समझ में आ गया कि चुनाव राष्ट्रपति का निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य भी किसके? संसद के दोनों सदनों के, राज्य विधानसभा के, ठीक है, दिल्ली, पांडिचेरी तथा जम्मू कश्मीर के विधानसभा के। लेकिन जब महाभियोग की बात आती है तो निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और वो भी कहाँ के? वो भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के। यानी कि इसमें राज्य विधानसभा, ये जो दोनों सदस्य हैं यहां पर भाग नहीं लेंगे, यहां पर भाग नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। ठीक है, और ये अगर आप निर्वाचित और मनोनीत सदस्य की बात करेंगे तो ये जो है आर्टिकल 56 देख लीजिए, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 निर्वाचन की बात, राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात है। ठीक है, इसमें चुनाव, इसमें निर्वाचन मंडल की बात है, इसमें निर्वाचन की रीति है। निर्वाचक मंडल में हमने आपको बता दिया, संसद, विधानसभा, राज्य विधानसभा, इसके बाद कौन भाग लेगा? दिल्ली,
मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं आपको याद हो जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात की अलग अलग चीज आ रही है, अलग अलग बात आ रही है। दिल्ली पांडिचेरी J&K विधान सभा सब के जो है वो क्या हो जाएंगे, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे। ठीक है, यहां पे मनोनीत नहीं है, ये आपको पता चल गया। और निर्वाचन की जो रीति है इसमें हमें क्या देखना होगा, हमें ये देखना होगा, दो चीजें समझनी होगी कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य क्या होगा, और दूसरी बात कि संसद के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये चीज समझना है। तो यहां पे देखिए आर्टिकल 55 में निर्वाचन की रीति में, और ये जो है जिस तरह से सांसद का विधायक का चुनाव होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट के सिद्धांत पर। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब होता है कि जिस सदस्य को सर्वाधिक बहुमत मिला उस बहुमत प्राप्त सदस्य को विजेता घोषित कर दिया जाता है। तो वहां पर एक आदमी एक वोट का सिद्धांत है। ठीक है, लेकिन यहां पर प्रत्येक सदस्य का एक वोट नहीं, बल्कि प्रत्येक सदस्य के निर्वाचन का, प्रत्येक सदस्य के मत के मूल्य जो है वो क्या है कि निर्धारित किए जाते हैं। और वो निर्धारण कैसे होता है इसको हम समझने की कोशिश करें। जैसे विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का हर जगह पे निर्वाचित ये हो रहा है निर्वाचन के समय में। ठीक है ना, तो निर्वाचित सदस्य हो जाएगा। अब देखना है कि विधानसभा, ये सब इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि ये बातें मैंने आपको नहीं बताए थे। विधान सभा निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य क्या होगा, तो इसका हो जाएगा राज्य की जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाई उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या डिवाइडेड बाई 1/1000। ठीक है, और जनसंख्या ध्यान ये रखिएगा, चाहे लोकसभा राज्यसभा जो भी चीजें हैं, जनसंख्या की जो बात होगी, जनगणना का जो प्रयोग होगा वो जनगणना 1971 का होगा। और ये कब तक होगा, ये 2026 तक रहेगा। ये भी आपको याद रखना है कि 1971 की जनगणना के अनुसार राज्य की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या, वो जनसंख्या कितनी है उसका डिवाइडेड बाई उस निर्वाचित विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, मनोनीत नहीं, और डिवाइडेड बाई 1/1000 यानी डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से, तो टोटल जितना निकलेगा वो उसका मत मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया जनगणना 1971 2026 तक रहेगा। तो ये विधानसभा के सदस्य का, एक सदस्य का मत मूल्य जो है इससे निकलेगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहां पर देखिए एक राज्य का, बिहार का हुआ। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि 1971 ही क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि 1971 तक कमोबेश जो है वो क्या है कि स्थिति, मतलब जो है
कह सकते हैं कि जनगणना या जनसंख्या की वृद्धि को कंट्रोल करने की बात धीरे धीरे फैमिली प्लानिंग या बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट आने लगे कि कैसे हम अपने देश के जो बढ़ती हुई जो आबादी है उस आबादी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि इस कॉन्सेप्ट को साउथ इंडिया के लोगों ने कहीं ज़्यादा, राज्यों ने कहीं ज़्यादा तत्परता दिखाई और वहाँ पे पॉपुलेशन का ओवरऑल जो है कॉन्सेप्ट व कंट्रोल जो है वो क्या है कि उत्तर भारत की तुलना में कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सका। तो अब आप देखिए कि जिसका पॉपुलेशन, आप जनसंख्या की बात करेंगे तो जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है कि उसका मतमूल्य उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों का, निर्वाचित सदस्यों का मतमूल्य ज़्यादा होगा। जिसका पॉपुलेशन कम होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल किया तो उसकी जो है उसकी तरफ से जो मतमूल्य टोटल जो आएगा, जो एक सदस्य का मतमूल्य, वहाँ पर तो वो कम हो जाएगा। लेकिन उसने तो एक तरह से उसका जो उसने अच्छा जो किया पॉपुलेशन को कंट्रोल करने, तो उसके बदले में उसको एक प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो एक तरह से ये फिक्स कर दिया गया कि 1971 तक रहेगा और 1971 की जनसंख्या का प्रयोग होगा, 2026 तक रहेगा, उसके बाद उसके बारे में सोचा जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है, अब देखिए संसद के सदस्यों का, संसद, ठीक है, संसद निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य। ठीक है, निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य वो कितना हो जाएगा, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, राज्य विधानसभा में संघ शासित क्षेत्र भी जो है ना वो भी आएगा। ठीक है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सभी राज्य, है ना, सभी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का कुल मत मूल्य डिवाइडेड बाय संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। तो ये जितना निकलेगा वो हो जाएगा संसद के सदस्यों का, निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने इसको क्यों बताया। ठीक है, क्यों बताया, एक तो छोटा हुआ था, ये हमने आपको बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमने जो बात बताई थी वो ये बताई थी कि चुनाव जो है राष्ट्रपति का, ठीक है, राष्ट्रपति के जब चुनाव की बात आप कर रहे हो तब आप क्या कर रहे हैं कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों केवल निर्वाचित सदस्यों की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब चुनाव की बात आती है तो सिर्फ निर्वाचित सदस्यों की। ठीक है, और उसमें भी संसद के साथ साथ राज्य विधानसभा और दिल्ली, पांडिचेरी तथा जम्मू कश्मीर के विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्यों को शामिल करते हो। लेकिन जब महाभियोग की बात आती है तो राष्ट्रपति के महाभियोग पर निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, निर्वाचित व मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, और वो भी सभी सदनों के नहीं, बल्कि जो है लोकसभा और राज्यसभा के ही, यानी कि इसमें राज्य विधानसभा, दिल्ली, पांडिचेरी तथा जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सदस्य उसमें भाग नहीं लेते हैं। अब आप बोलोगे कि ये कैसे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। तो हमने आपको जो है इसी को समझाने के लिए आपको बताया कि कैसे आप कहोगे। तो हमने आपको बताया कि आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 55 में, आर्टिकल 54 का निर्वाचन मंडल आप देख लीजिए या आर्टिकल 55 के निर्वाचन की रीति देख लीजिए, दोनों में आपको पता चल जाएगा कि उसमें केवल और केवल निर्वाचित सदस्य ही चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो निर्वाचन मंडल के जो सदस्य हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज है, उस इलेक्टोरल कॉलेज का सदस्य कौन कौन है, तो यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज में हमने बताया संसद के जो है निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य हो गए, इलेक्टेड सदस्य हो गए। जब आर्टिकल 55 में निर्वाचन की रीति की बात की गई तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी निर्वाचित हो गया। फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य, साथ में संसद के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य हो गया।
ठीक है। तो अब जो है फिर क्या है कि आगे हम देखेंगे कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य कैसे निकाला जाता है। तो उस राज्य की जो जनसंख्या होती है, वो जनसंख्या, कुल जनसंख्या जो 1971 की जनगणना के हिसाब से कितनी है, वो साथ में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से, यानी कि इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, और जितना होगा वो संसद के एक सदस्य का मत मूल्य होगा, निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य होगा। तो इससे भी पता चल जाता है। और ये ध्यान रखिए 1971 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या निकाली जाती है और 2026 तक रहेगा। और जब संसद सदस्यों के निर्वाचित, है ना, निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य की बात की जाती है, तो सभी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का कुल जो मत मूल्य उधर निकला, उसमें संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से, तो यहां भी निर्वाचित है, यहां भी निर्वाचित है, कहीं पे भी मनोनीत नहीं है ना। तो इसके आधार पर जो है हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में राष्ट्रपति का जो चुनाव है, वो चुनाव जिस प्रक्रिया से होता है और जिस उसमें जो जो लोग भाग लेते हैं, और कह सकते हैं राज्य विधानमंडल और संसद के जिन जिन सदनों का पार्टिसिपेशन रहता है, कह सकते हैं कि जब महाभियोग की बात आती है तो उसमें सभी लोग शामिल नहीं होते हैं, बल्कि शामिल निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, लेकिन केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के। यहाँ पे राज्य विधानमंडल और साथ में जो है कह सकते हैं कि जो भी जम्मू कश्मीर और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों का, निर्वाचित सदस्यों का जो शामिल उसमें किया गया था चुनाव में, वहाँ पर जो है शामिल कहीं पर किसी भी स्तर पर नहीं होता है। तो फिलहाल आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। कल हम लोग फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।